देखिए, दुनिया भर में पर्यावरण को बचाने के लिए कानून तो ढेर सारे हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या वो वाकई काम करते हैं? क्योंकि एक नियम को किताब में लिख देना एक बात है और उसे हकीकत में बदलना, जमीन पर लागू करना बिल्कुल दूसरी। इन दोनों के बीच एक बहुत लंबा फासला होता है। तो चलिए आज इसी सफर को समझते हैं कि ये नियम असल दुनिया में कैसे काम करते हैं। अच्छा, पर्यावरण के नियम आखिर बने ही क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले उस जड़ तक जाना होगा जहां से ये सारी परेशानियां शुरू हुई। और वो जड़ हैं हम इंसान और इस ग्रह पर हमारी लगातार बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी। हजारों सालों तक हमारी आबादी बहुत बहुत धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन फिर आई औद्योगिक क्रांति और उसके साथ आई बेहतर दवाइयाँ, साफ सफाई और फिर बूम, अचानक सब कुछ बदल गया। हमारी आबादी में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और ये रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही। अंदाजा ये है कि साल 2100 तक हम 11.2 अरब लोग हो जाएंगे। 11.2 अरब! जरा एक पल के लिए सोचिए, इतनी बड़ी आबादी का हमारे इस ग्रह के गिने चुने लिमिटेड रिसोर्सेज पर कितना ज्यादा बोझ पड़ेगा। तो हुआ ये कि जैसे जैसे आबादी बढ़ी, बड़े बड़े शहर बसने लगे, चारों तरफ फैक्ट्रियां लग गईं। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि हमारे कुदरती संसाधनों पर जबरदस्त दबाव पड़ा और देखते ही देखते पर्यावरण की ऐसी ऐसी समस्याएं खड़ी हो गईं कि दुनिया भर के देशों के पास कानून का सहारा लेने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। चलिए देखते हैं कि भारत ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी रूल बुक, अपनी नियम पुस्तिका कैसे तैयार की। और हाँ, इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र का स्टॉकहोम सम्मेलन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस सम्मेलन के बाद भारत ने अपने संविधान में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 51A, और इसने सब कुछ बदल दिया। इसने पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ सरकार का काम नहीं, बल्कि हर एक नागरिक का एक फंडामेंटल ड्यूटी, एक मौलिक कर्तव्य बना दिया। सच कहूं तो ये क्रांतिकारी कदम था। अब इस संवैधानिक कर्तव्य को हकीकत में बदलने के लिए, सिर्फ कागज पर न रखने के लिए, भारत ने कई कानून बनाए। इन्हें हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पानी को बचाने वाले एक्ट्स, हवा को साफ रखने के लिए एक्ट्स, हमारे जंगल और जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए एक्ट्स, और फिर कुछ जनरल एक्ट्स जो इन सबको कवर करते हैं। इन सब में सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल है 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। भोपाल गैस त्रासदी के भयानक हादसे के बाद ये कानून लाया गया था। इसे एक अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। अम्ब्रेला क्यों? क्योंकि ये एक ही कानून, एक छाते की तरह, कई अलग अलग तरह के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को अपने दायरे में ले लेता है। और हाँ, ये केंद्र सरकार को एक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा पावर देता है। पर एक बात है, पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वो किसी देश की सरहदों को, बॉर्डर्स को नहीं मानती। प्रदूषण को वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, है ना? हवा हो या पानी का प्रदूषण, वो एक देश से दूसरे देश तक बड़े आराम से पहुंच सकता है। इसीलिए सिर्फ देश के अंदर कानून बनाना काफी नहीं था, इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे का साथ देना भी जरूरी हो गया। और समय के साथ ना पूरी दुनिया की सोच में एक बड़ा बदलाव आया भी। इसकी शुरुआत हुई 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से। फिर 1992 में हुआ रियो अर्थ समिट, जहां क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर पहली बार अहम समझौते हुए। और फिर आया 2015 का ऐतिहासिक पेरिस समझौता, जिसने तो पूरी दुनिया को एक साथ एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। इन बड़े बड़े सम्मेलनों के अलावा भी देशों ने कुछ खास खतरों से निपटने के लिए कई समझौते किए, जैसे हमारी ओजोन लेयर को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या फिर खतरनाक कचरे को कंट्रोल करने के लिए बैसल कन्वेंशन। ये सब ग्लोबल टीम वर्क के बेहतरीन उदाहरण हैं। तो अब तक हमने क्या देखा कि देश के लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी कानून तो मौजूद है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती इन कानूनों को कागज से उतारकर जमीन पर असलियत में लागू करने की है। तो सवाल उठता है कि भाई जब कानून इतने अच्छे हैं तो फिर ये काम क्यों नहीं कर पाते? देखिए, इसकी कई वजह हैं। पहली बात, ये कानून अक्सर नुकसान होने के बाद सजा देते हैं, उसे होने से रोकते नहीं। दूसरी, अलग अलग सरकारी विभागों में कंफ्यूजन रहता है, वो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन कानूनों को लागू करने में ना तो पब्लिक का पूरा साथ मिलता है और ना ही एजेंसीज के पास जरूरी फंड्स होते हैं।
तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। अगर सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं है, तो फिर असली सलूशन क्या है? वो कौन सी चीज है जो इन कानूनों में जान डालती है, जो उन्हें असरदार बनाती है? और इसका जवाब है जनता की शक्ति। जब सरकारी या उनकी एजेंसियां एक्शन लेने में नाकाम रहती हैं, तो अक्सर आम नागरिक और हमारी अदालतें आगे आती हैं और असली बदलाव लेकर आती हैं। भारत में आम नागरिक की इस ताकत का सबसे बड़ा हथियार है जनहित याचिका, यानी PIL। ये एक बहुत ही अनोखा कानूनी टूल है। ये किसी भी इंसान को इजाजत देता है कि वो पूरे समाज के भले के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके, भले ही उसका खुद का सीधा कोई नुकसान ना हो रहा हो। और पर्यावरण के मामलों में ये PIL एक असली गेम चेंजर साबित हुई है। चलिए इस PIL की ताकत को एक असली कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे एक अकेले इंसान के हौसले ने दुनिया के 7 अजूबों में से एक को बचा लिया। ये लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं थी, पूरे 10 साल चली। एक वकील थे MC मेहता। उन्होंने देखा कि ताजमहल का सफेद संगमरमर फैक्ट्रियों के प्रदूषण से पीला पड़ रहा है। उन्होंने एक PIL फाइल कर दी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने इसकी जांच की और फिर एक ऐतिहासिक फैसला आया। ताजमहल के पास 230 से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश दे दिया गया और सैकड़ों दूसरी फैक्ट्रियों को कहा गया कि वो फौरन पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाएं। सोचिए, एक अकेले इंसान की कोशिश का ये नतीजा था। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि कानून एक ढांचा देते हैं, एक फ्रेमवर्क, वो एक तरह से रूल बुक है। लेकिन असली पर्यावरण संरक्षण तब होता है जब जागरूक नागरिक इन कानूनों को लागू करवाने के लिए आगे आते हैं। कानून और जनता की शक्ति, जब ये दोनों मिल जाते हैं, तभी असली बदलाव आता है। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक तरफ है विकास की जरूरत और दूसरी तरफ है पर्यावरण की सुरक्षा। इन दोनों के बीच सही बैलेंस, सही संतुलन कैसे बनाया जाए? और सबसे बड़ा सवाल, ये फैसला लेने का हक आखिर किसका होना चाहिए? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।